कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और मौका ऐसा है कि इसे मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और आपसे कल से ही मैं बात करना चाह रहा था। और मुद्दा निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, भारत सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से बर्बरता से आतंकियों ने हमारे मासूम निर्दोष निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया था और 26 टूरिस्टों की जान ले ली थी, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाल का नागरिक था। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार जो है इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी और 15 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए कल यानी बुधवार मतलब मंगलवार और बुधवार की रात में 1 बजे के आसपास 25 मिनट के अपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 ठिकानों को जमींदोज कर दिया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। और तकरीबन वहां पर बताया जा रहा है कि 60 से 70 आतंकवादियों की मौत हुई है या उनके सहयोगियों की मौत हुई है। और इन मौतों में जो हाफिज सईद हैं, अजहर मसूद हैं, उनके लोग भी शामिल हैं। उसके बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे तमाम टीवी चैनलों पर, साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आगे क्या, तो इसी पर चर्चा करेंगे हम आपसे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, मेरी बात पसंद आती है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले आज का डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और इस वक्त ये बैठक दिल्ली के संसद भवन में चल रही है। जी हाँ, और इसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और इस बैठक में सरकार की ओर से कानून मंत्री किरण रिजिजू और इसके अलावा हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष वहां पर मौजूद है। और जिसमें कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल तो नहीं गए हैं, लेकिन संजय सिंह वहां मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता तमाम विपक्षी दलों के मौजूद हैं वहां पर। और ये बैठक अभी जारी है। और इस बैठक में सरकार जो है विपक्ष को ऑपरेशन जो सिंदूर है इसके बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसके परिणाम के बारे में और इसकी रणनीति के बारे में थोड़ा बहुत, रणनीति पूरी तो नहीं बताएगी लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जो है विपक्षी दलों को ब्रीफ किया जाएगा। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसके बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट के बाद मोदी सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर वो सेकंड भी लॉन्च कर सकती है। तो इसको देखा जा रहा है और इसको इसी तरह से देखा जा रहा है कि सरकार एक तरफ तो विपक्षी दलों के साथ सहयोग की रणनीति बनाने पर लगी हुई है और साथ ही साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी तैयारी चल रही है। जी हां, वायुसेना को अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। अब बहुत सारे लोग जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे या भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जोश में आ रहे थे, मार दो, काट दो, पीट दो, बम गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अगर ओवरऑल इस ऑपरेशन के बारे में समीक्षा की जाए तो भारत सरकार ने बड़ा ही कैलकुलेटेड मूव लिया इस ऑपरेशन को लेके। और प्रत्युत्तर जो कहा जा सकता है, जवाब देने के मामले में काफी संयम बरता। और सबसे बड़ी बात है कि एक बिल्कुल टारगेटेड जो है निशाना बनाया गया, टारगेटेड ठिकानों पर जो है अटैक किया गया और बड़ा सटीक अटैक किया गया। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के एक युवक ने जो है भारत का जो ये आक्रमण हुआ इसके बारे में क्या कहा है, आप उसको देखिएगा। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम
एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सके, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आध ही गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। इसके अलावा ये भी है कि भारत सरकार की तरफ से इस अटैक के बाद ये साफ साफ किया गया, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई अगले दिन, उस अगले दिन बुधवार को दिन में, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका और साथ ही साथ हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और बिल्कुल जो है हमने बिल्कुल किसी सिविलियन पे हमला नहीं किया, किसी सिविलियन ठिकानों पे हमला नहीं किया, किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं किया। और हमने हमला वहीं पर किया, यानी भारत सरकार का जो राफेल वही मिसाइल गिराए, 24 मिसाइल जो गिराए गए वो वहीं पर गिरे जहां पर आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब बौखलाने की बारी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने बौखलाहट में पहले दिन तो कहा कि भारत के 3 राफेल हमने मार के गिरा दिए हैं, लेकिन इसका कोई सबूत वो नहीं दे पाया। यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहे थे वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराने मलबे विमान के दिखाए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि उसने हमारे 2 राफेल विमानों को या 1 राफेल विमान को या 1 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन जरूर शुरू कर दिया। उसने जो है एलओसी पर, खासकर जम्मू कश्मीर में, पुंछ में जबरदस्त जो है रिटेलिएशन किया है और हमारे सिविलियन लोगों को टारगेट किया है। और लगातार जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए तकरीबन 13-14 दिनों से ये जारी है। उसका जो है फायरिंग जारी है एलओसी पर। भारतीय सेना उसका माकूल जवाब दे रही है, लेकिन जो बुरी खबर सामने आई है वो ये आई है कि बीते 24 घंटों में पुंछ में जिस तरह से पाकिस्तान ने गोले बरसाए हैं और अटैक किया है, उससे हमारे जम्मू कश्मीर में कम से कम 1 दर्जन कैजुअलिटीज होने की बात कही जा रही है। भारत सरकार ने भी, भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया है और जबरदस्त जवाब दिया है। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, भारत सरकार की तैयारियों को देखते हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देखते हुए, प्रधानमंत्री ने कल संसद में भी कहा पाकिस्तान के कि हमने भारत के 3 राफेल विमानों को गिरा दिया है और हम इंशाअल्लाह हम दूर तक जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास कितनी हैसियत है, वो क्या कर सकता है? हमारे तो लगता है कि पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है, कन्वेंशनल वार होती है, क्या भारत पाकिस्तान एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? आज की तारीख पे जो सिचुएशन है उससे तो यही लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति में वार होगी कहां? वार होगी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर होगी, वार होगी तो पंजाब के बॉर्डर पर होगी, वार होगी तो राजस्थान के बॉर्डर पे होगी, अगर युद्ध हुआ तो गुजरात के बॉर्डर पर वार होगी। और हमारी सेनाएं इन सभी बॉर्डरों पर बिल्कुल अलर्ट है। हमारी वायुसेना अलर्ट है, वायुसेना ने तो अपना कमाल दिखा भी दिया है, नेवी भी अलर्ट है और साथ ही साथ हमारी फौजें जो है एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बॉर्डर पर जो है बड़ा जबरदस्त जवाब दे रही हैं। तो अब अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर दूं, बाकी आपको जानकारी होगी ही होगी कि अगर हम सेना की बात करें, संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो हमारे पास तकरीबन 14 लाख की सेना है। भारतीय सेना में जो जवान है वो 14 लाख के आसपास है, पाकिस्तान में 6 लाख है। इसके अलावा
हमारे पास सुखोई है, राफेल है, मिग है, और उनके पास F-16 है, और JF-17 है, चाइना का जो विमान उनको दिया गया है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से हमारे राफेल विमान जो है पाकिस्तान में अंदर तकरीबन 40-50 किलोमीटर तक चले गए और मिसाइल गिरा कर आ गए, बिल्कुल टारगेट पे गिरा के आ गए, लेकिन पाकिस्तान का एक भी गोला, एक भी मिसाइल हमारे राफेल विमानों को छू नहीं सका। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हश्र होगा अगर कन्वेंशनल वार होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दूसरी बात कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत बिल्कुल ध्वस्त है, बिल्कुल खराब है, और पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो लंबे समय तक जंग की स्थिति में बना रहे या लड़ाई लड़ सके। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है बहुत खस्ता है, और इस स्थिति में वो लड़ाई जो जंग है उसका बहुत ज्यादा बोझ बहुत दिनों तक नहीं उठा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जंग होती है तो कौन किसके साथ है। अगर ये जंग होती है तो ये तो क्लियर हो गया है आपको कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से तुर्की है, तुर्की ने अपना जंगी जहाज कराची में भेज भी दिया है, चाइना ने भी उसको खुलकर सपोर्ट करने की मदद की बात कही है। लेकिन हमारे साथ जो है तमाम विश्व के जो पावर सेंटर हैं वो हैं, जैसे अमेरिका है हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है। ऋषि सुनक जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल की महिला के साथ उनकी शादी भी हुई है। ऋषि सुनक ने भी कहा है कि हर देश को यह अधिकार है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए। तो ब्रिटेन ने भी एक तरह से साथ दिया है। इसके अलावा जो है अभी तक सऊदी अरब, यूएई की तरफ से जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन्होंने भी कोई खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। चाइना भी मुझे लगता है कि ये गलती नहीं करेगा कि वो खुलकर पाकिस्तान के साथ में आए, क्योंकि उसका टैरिफ वॉर इस समय चल रहा है अमेरिका के साथ, जैसा कि आपको पता है, और अमेरिका उस पर तमाम तरह के इम्पोज कर रहा है, टैरिफ इम्पोज कर रहा है, और चाइना जो है बड़ी हसरत भरी निगाहों से भारत के मार्केट की तरफ देख रहा है। तो ऐसा लगता नहीं कि चाइना जो है वो खुलकर जो है सामने आएगा और पाकिस्तान को खुलकर कोई मदद करेगा। तुर्की का जहां तक सवाल है, जंगी जहाज भेजने का सवाल है कराची बंदरगाह में, तो उसका मुकाबला करने जो है वो खुलकर जो है सामने आएगा और पाकिस्तान को खुलकर कोई मदद करेगा। तुर्की का जहां तक सवाल है, जंगी जहाज भेजने का सवाल है कराची बंदरगाह में, तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारी नेवी जो है बिल्कुल तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और तुर्की का तो ये हाल है कि जब इजराइल और गाजा के साथ लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी उसके बयान आए थे, उसने अपने एयर स्पेस को यूज करने दिया था हमास के लिए, लेकिन खुलकर वो उस वक्त भी साथ नहीं आया था, गाजा यानी फिलिस्तीन के साथ नहीं आया था, उसने जंग में खुलकर हिस्सा नहीं लिया था। तो इसलिए तुर्की की इस स्टेप का, तुर्की की बातों का, तुर्की के बयान का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान आप दोनों आदमी संयम रखिए, लेकिन ये स्थिति जो है आप अपने लिए नहीं लागू कर सकते। या मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से इसराइल और बाकी इस्लामिक देशों के बीच तनातनी पिछले कई सालों से, 50 सालों से चली आ रही है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में चली आ रही है, उसको ईज करने की, उसमें संयम बरतने की बात ये लोग क्यों नहीं करते हैं। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा देश जो है खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्थिति ऐसी है नहीं, पाकिस्तान की मानसिक मजबूती भी इतनी नहीं है कि भारतीय फौजों का वो मुकाबला कर सके। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार आगे क्या करेगी। भारत सरकार जो है, भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो आज की जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि एक तरह से इशारा दे दिया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ये ऐलान किया था, भारत सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश जारी किए गए थे, भारत के सभी राज्यों को, कि आप जो है एक मॉक ड्रिल करिए, और उस मॉक ड्रिल को करना है आपको पूरी पूरी सावधानी के साथ करना है, और पूरी चुनौती के साथ करना है, पूरी तैयारी के साथ करना है। उस वक्त किसी को ये समझ में नहीं आया था कि मॉक ड्रिल होने के पहले, मॉक ड्रिल का आदेश आने से पहले और मॉक ड्रिल के निर्देश जारी होने से पहले जो है रात में जो है 1:30 बजे ये कार्रवाई कर दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसी को सपने में गुमान नहीं था, हर आदमी जो है वो सोच रहा था कि अभी कुछ और वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और मॉक ड्रिल के आदेश के बाद ही जो है ये कर दिया गया, ये ऑपरेशन कर दिया गया। और ऑपरेशन 2 की तैयारी है। माना यह जा रहा है कि अभी 1 दर्जन ठिकाने और हैं जहां आतंकी पनाह लेते हैं, आतंकियों को लॉन्च किया जाता है, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी उन ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा, और इस बारे में बाकायदा पूरी जानकारी जो है अमेरिका को दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। अजीत डोभाल जो भारतीय
सुरक्षा सलाहकार है भारत सरकार के, वो लगातार से तमाम कंट्रीज में तमाम लोगों के राजदूतों से, तमाम लोगों के अधिकारियों से और समकक्ष अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं और सबको जितना आवश्यक है उतना ब्रीफ भी किया जा रहा है कि आखिर भारत ये कदम क्यों उठा रहा है और भारत का ये कदम उठाना क्यों लाजिमी था, क्यों नहीं आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए, क्यों नहीं आप लोग पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनाते हैं कि वो अपनी जमीन से आतंकवादियों का जो है पौध तैयार न करे। तो कुल मिलाकर अब ये लगता है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच में अगली भिड़ंत हो सकती है, अगला अटैक हो सकता है कि भारत के जो विमान हैं, जंगी विमान हैं, वो पाकिस्तान की सरहद में एक बार फिर से वहां जाएं और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको जो है ध्वस्त नेस्तनाबूद करने का काम करें। इस बीच जो एक बेहतर सिनारियो भारत के अंदर की अगर हम बात करें वो उभर कर सामने आया है, वो ये है कि इस संकट के दौरान, इस जो चुनौती भरा समय हमारे सामने है, इसके दौरान पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट खड़ा है। पूरी राजनीतिक दल जो है भारत सरकार के साथ खड़े हैं। अभी 15 दिन पहले तक, 1 महीना पहले तक जो जिस तरह की चिक और घिच और आरोप प्रत्यारोप का दौर भारत जो सत्तारूढ़ दल हैं और विपक्ष के बीच में जिस तरह से चल रहा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष जो है भारत सरकार के साथ है। इवन की ममता बनर्जी का भी बयान आया कि वो जो है इस मामले में भारत सरकार के साथ है। अखिलेश यादव का बयान आया कि वो भारत सरकार के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि वो भारत सरकार के साथ हैं। और सभी जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, सबने भारत सरकार के इन कदम की सराहना की है, साथ देने की बात कही है और हमारी भारतीय सेना पर गर्व जाहिर किया है, भारतीय शौर्य पराक्रम की सराहना की है और हर व्यक्ति, हर विपक्षी, हर पार्टी, हर दल इस समय में, इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो बनी रहेगी हमारी नजर आगे भी हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे, लाइव के जरिए रूबरू होते रहेंगे और आपको इसकी सूचना हम पूर्व में भी देते रहेंगे। आपका आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिल रहा है वो आगे भी आप बनाए रखिए। बनी रहेगी नजर हमारी इस पूरे घटनाक्रम पे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।